नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना काल में हमारे जीने के साथ साथ कामकाज का ढंग भी बदल गया है। कोरोना के बीच कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपना रही हैं, लेकिन इसमें क्या चुनौतियां हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से वर्क फ्रॉम होम का ये कल्चर, ये तरीका बढ़ने वाला है, इस पर अपने खास मेहमानों के साथ हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एम्स से आई स्पेशलिस्ट भी जुड़ेंगे, हमारे साथ मनोचिकित्सक भी जुड़ेंगे, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस जो लोग करा रहे हैं, बच्चों पर कैसा असर है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन ने जीने का ढंग बदल दिया। पाबंदियों ने जीने के नपे तुले पैमाने बना दिए और घर की दीवारों में सिमट गई तेज रफ्तार भागती रोजमर्रा की जिंदगी। संघर्ष हो गया घर से स्क्रीन के सामने घंटों बैठकर क्लास करना, काम करना और वेबिनार करना। भारत ने लॉकडाउन 4 में कदम रख दिया है। 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा और भारत 68 दिन लॉकडाउन में। नए रंग रूप वाले इस लॉकडाउन में भी वही बंदिशें हैं, घर में रहने की हिदायत है और अब तो ये लगभग तय हो गया है कि जो लोग घरों में बंद हैं, घरों से ही काम कर रहे हैं, उनके लिए वही ऑनलाइन की दुनिया है, वही वर्चुअल वर्ल्ड है और रोज किसी स्क्रीन के सामने घंटों बैठकर गुजारने की चुनौती। सिर्फ यही दवाई लेंगे, बस इतना ही आपके लिए काफी है। सामान्य की बदलती परिभाषा ने बदल दिया है नजारा, लेकिन क्या बदल पाया है नजरिया? क्या जीने के इस नए ढंग से लोग कर पाए हैं समझौता? जतिन और आकृति सचदेवा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और 7 घंटे से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। मुश्किल मन को प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन की थकान अब हावी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि डेटा की स्पीड बहुत स्लो रहती है, ऑनलाइन मीटिंग्स करने में हमें बहुत परेशानी होती है और जब भी हमें फाइल्स अपलोड करनी होती हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। घर में बंद, अनिश्चितता से घिरे, तनाव दबे पांव कई लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे कदम रख रहा है। सामने दिखाई देती है ऑनलाइन क्रांति, आंखों से झांक रही है थकान और कल की फिक्र। घर से काम करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि लग रहा था। अब तो एंजाइटी भी फील होने लगी है और रिसोर्सेज की भी कमी है। जो ऑफिस में मिल रही थी, अब घर से उतना आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस किस चीज की बात करते हैं? तो ये कोरोना संकट में लॉकडाउन के ऐलान के साथ पहले तो एक अनूठा उत्साह था घर से काम करने का। टीचर से लेकर प्रोफेसर, सभी को एक नई संभावना दिखाई दे रही थी। ऑनलाइन क्रांति का जादू, लेकिन अब क्लासरूम के माहौल की कमी के सामने फीकी पड़ रही है यही क्रांति। शिक्षकों को छात्रों के साथ सीधा संपर्क नहीं कर पाने की कमी अब हतोत्साहित कर रही है। और जो कट लिस्ट हम लिए हैं, Yes, tell everyone. I'm also sending message on WhatsApp. अब्दुल हमीद दिल्ली विश्वविद्यालय के टेक सावी प्रोफेसर हैं। ऑनलाइन क्लास में आने वाले सवाल उन्हें अब कई बार सिलेबस के बाहर लगने लगे हैं। उनका संघर्ष उस मोर्चे पर ज्यादा है जहां उनके कई छात्रों के पास डेटा कनेक्टिविटी है ही नहीं और उनके पास ऑनलाइन क्लास से जुड़ने का कोई साधन नहीं। मेरे जो कक्षा के विद्यार्थी थे उनमें लगभग 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। उनमें कम से कम 25 से 30% बच्चे ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जिनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा बेहद घटिया दर्जे की है। डाटा की समस्या है। विद्यार्थी को जो है, विद्यार्थी को क्या, एक डाटा की एक लिमिट है, एक लिमिटेड डाटा हमें मिलता है। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है उसको रिचार्ज कराने में समस्या है। डाटा को दोबारा एक क्लास लेने में उसका पूरा डाटा लगभग खत्म हो जाता है, 1.5 GB 2 GB डाटा, और एक दिन में 2 से 3 क्लासेस शेड्यूल हैं। तो भला आप बताएं कि वो कैसे इन सभी क्लासेस से जुड़ पाएगा। We must note that a good Wi-Fi connection is a privilege in our country. So to expect them to come on a live session for an online class is too much. कई बार तकनीकी खराबी, कटते फोन कनेक्शन टीचर और छात्रों दोनों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। लॉकडाउन के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी क्या ऑनलाइन क्लास नया सामान्य बन पाई है?
it is selected as a standard medium. So some of us are spending as more as 12 to 16 hours in front of the computer. It really produces a lot of mental health disturbances. It leads to frayed nerves, leading to anger outbursts, temper tantrums, mood disturbances, insomnia, headaches. एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि आदमी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ हंस मिलकर बात करने का आदी है। चेहरे के हाव भाव को लेकर हम संवेदनशील होते हैं। ऐसे में चेहरे की एक एक शिकन, मुस्कान हमारे अंदर उस व्यक्ति को लेकर भाव भरती है। ऑनलाइन में ये सब बैंडविड्थ की भेंट चढ़ जाता है। कैमरे का एंगल, कैमरे की रोशनी में मध्यम पड़ रही मानवीय भावनाओं का ये ऑनलाइन संघर्ष अब दबे पांव हर मन की चुनौती बनता जा रहा है। तनाव पर विजय का क्या रास्ता है, बता रहे हैं एक्सपर्ट। हमें ब्रेक्स लेनी है। 40-45 मिनट की डिजिटल टाइम के बाद हमें 15-20 मिनट की ब्रेक लेनी है। वर्क फ्रॉम होम का समय खत्म हो जाने के बाद हमें समय परिवार के साथ बिताना है। जो हम डिजिटल स्क्रीन टाइम लेते हैं उसको हमें कम रखने की जरूरत है, जितना हम कर सके। उसके साथ ऐसी चीजें, म्यूजिक सुनना, रीडिंग करना, परिवार के साथ गेम्स खेलना, थोड़ा प्लान्स का ध्यान रखना, इस तरह से भी हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। आज पूरा विश्व ही ऑनलाइन पर निर्भर कर रहा है। आपके सामाजिक कनेक्शन कितने मजबूत हैं, ये आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन पर अब डिपेंड करते हैं। मगर भारत में अभी भी काफी लोगों को मुसीबतों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन सिस्टम को लेकर। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कुछ ही दिनों की बात है और अभी इसको हम न्यू नॉर्मल जरूर कह रहे हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद जो सामान्य जीवन है वापस पटरी पर लौटेगा और जिस नॉर्मल को हम पहचानते हैं, जानते हैं, वो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगा। पूजा शाली, आज तक। इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर तुषार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे, प्रोफेसर हैं एम्स में। आकाश चौधरी, डायरेक्टर एंड सीईओ आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के। डॉक्टर संदीप बोहरा, जाने माने साइकाइट्रिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं डॉक्टर बोहरा। शुरू में तो बहुत उत्साह था कि अब बस घर से काम करेंगे ऑनलाइन और शायद निकलना नहीं है, तैयारी नहीं है, घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसना है। लेकिन अब ऑनलाइन का फटीग जिसे हम कहते हैं, वो थकान धीरे धीरे हावी हो रही है। क्या उपाय है और क्या सिम्टम्स है, कैसे समझे कि ये वाकई एक परेशानी है जिसका मुकाबला करना है? देखिए, इसके लिए जैसे आपने बोला कि शुरू में सब बहुत एक्साइटमेंट में सब ये सोच के कि हम ऑनलाइन सारा कुछ करेंगे स्टार्ट हुए, बट अब सबको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डाटा कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस या इश्यूज रिलेटेड टू हमारे गैजेट्स की बात आती है। बट ये फैक्ट है कि जब तक कि कोरोना 19 का हमारे ऊपर एक तरह का जो प्रकोप बना हुआ है, जब तक वो नहीं जाता है, तब तक हमारे को एडजस्ट करना होगा। हमारे को ये समझना होगा कि ऑनलाइन ही एक सेफेस्ट मीडियम है। थोड़ा समय लगता है, जब उसके बाद हम बाहर निकलकर हम धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जाएंगे, तब तक एक हाइब्रिड तरीका चलेगा जिसमें कुछ काम ऑनलाइन होगा, कुछ ऑफलाइन होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको एडजस्ट करना है ऑनलाइन मैकेनिज्म से। आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। और ये समझना है, अगर आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम सारा पढ़ाई के मामले में, और आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि आपके ब्रेन पे लोड डाल रहे हैं, तो उससे बचना जरूरी है। सबसे जरूरी है समझना कि अगर आपको लगता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपके अंदर उदासी आ रही है, आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, तो ये कुछ अर्लीस्ट इंडिकेटर्स हैं कि आपके ऊपर लोड आ रहा है। उसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि हमको एक बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस का मतलब है आप नॉन स्टॉप बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। आप थोड़े समय के लिए बैठे, 45 मिनट्स टू 1 आवर बैठे, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से जो ऑनलाइन आपकी इंटरेक्शन है उसमें ब्रेक देना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे को जितना पॉसिबल हो सके फैमिली के अंदर इंटरेक्ट करना, और बाकी फ्रेंड से, फैमिली से ऑनलाइन कनेक्ट करना जरूरी रहेगा मेंटल ताजगी के लिए। मैन इज ए सोशल ह्यूमन बीइंग, तो सोशली इंटरेक्ट करते रहना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रात की नींद बहुत अनिवार्य है, नाइट टाइम स्लीप 6 to 8 आवर्स की। इसके अलावा व्यायाम करना, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और फिजिकली एक्टिव रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। इन सब चीजों का मिश्रण लेके चले तो हम एक बैलेंस तरीके से अपने सारे चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, और जहां जहां हमें लगता है चैलेंजेस हैं वहां पर एडजस्ट करना जरूरी है। और हमेशा किसी भी मुसीबत में कोई ना कोई मुस्कुराने और खुश रहने की वजह रहती है। उन वजहों को तलाशना होगा, तभी शायद बेहतर जिंदगी हम इन मुसीबतों के बीच आगे बढ़ा सके। डॉक्टर तुषार अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ।
प्रोफेसर साहब देखिए, सुनने में लगता है कि ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म भी इसका कोई इफेक्ट रहता है आंखों के नजरिए से? स्ट्रेस, हेडेक कई लोग कहते हैं बहुत ज्यादा इसकी वजह से हो रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति या बच्चा बहुत देर तक कॉन्टिन्यूसली एक स्क्रीन को देखते रहता है तो उसकी आंखों में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आई स्ट्रेन, जिसमें कि आंखों के आसपास, या हेडेक होना, उसमें आंखों में जो आंसू बनते हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये कि जितनी छोटी स्क्रीन आप देखेंगे, स्ट्रेन उतना ज़्यादा पड़ेगा। तो जितना हो पाए जो आपकी अनअवॉइडेबल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, उनको बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे करें। मतलब जैसे कि फ़ोन के बजाय आप उसको लैपटॉप पे करें या टीवी पे करें। जितनी बड़ी स्क्रीन रहेगी उतना स्ट्रेन कम पड़ेगा। दूसरा, जो डिस्टेंस है स्क्रीन से, वो थोड़ा मेंटेन करके रखें, जैसे कि 1.5 फीट के आसपास डिस्टेंस रखें। जितना पास से देखेंगे उतना स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। उसके अलावा हाँ, 1.5 फीट जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे उतना बेहतर है। जितना स्क्रीन बड़ा होगा उतना डिस्टेंस रखना संभव हो पाएगा। जितना स्क्रीन छोटा होता है उतना ही आपको पास जाके देखना पड़ता है। उसके अलावा एक ये रूल बोलते हैं कि क्या होता है कि जब हम स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं तो हम पलक को झपकाना भूल जाते हैं। तो और वो कई मिनट तक हम नॉन स्टॉप बिना झपकाए देखते रहते हैं, जिससे कि आंखों की जो टीयर फिल्म है या जो आंसुओं की लेयर है वो सूख जाती है और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। उसके लिए एक रूल कहा जाता है कि 20-20-20 का रूल, 3 बार 20, मतलब कि हर 20 मिनट के बाद जो है आप ब्रेक लें वहीं बैठे बैठे, और 20 फीट दूर की दूरी पर कोई भी चीज देखें 20 सेकंड के लिए। उससे जो एक कांस्टेंट जो स्ट्रेन होता है इस पे, उसमें एक ब्रेक आ जाता है। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी की बात नहीं है, ये पिछले कुछ सालों में हमें ज्ञात हुआ है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, उनमें जो मायोपिया या जो हम बोलते हैं चश्मे का जो नंबर है वो काफी तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ पर एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि जो सारी टीचिंग है वो ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। 5 से 6 घंटे तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं ऑनलाइन। तो उसमें पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि कम से कम जो उसके अलावा जो उनका स्क्रीन टाइम है उस पर थोड़ी रोक लगाई जाए। ये मतलब जो क्लासेस है वो तो आपको करने ही है, वो मजबूरी का हिस्सा है। बाकी वक्त पर आप कोशिश करें कि स्क्रीन पर ज्यादा टाइम नहीं बिताएं। अब मैं आकाश जी आपके पास आना चाहती हूँ, लगभग क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये स्टूडेंट्स के लिए है। उनके क्लासेस भी 40-45 मिनट एक क्लास, और वो बैक टू बैक क्लासेस होते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं अभी आपके पास जो ऑनलाइन इस तरह के क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं? क्या डेटा कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम कई जगहों पर आती है? क्या कुछ बताएंगे आप अपने अनुभव से? ये लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद करीबन 1.25 लाख बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जो आते थे, उनको हमने ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया। उसके बाद ही से सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी प्लान पे हमारे पढ़ रहे हैं। जैसा कि बाकी लोगों ने कहा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ की, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो समय रहते धीरे धीरे, अगर मैं पिछले 50-60 दिन की जर्नी को देखूं, तो जो इश्यूज हमारे पास पहले आते थे, मैं टेक्नोलॉजी को लेके बात करूं या इंटरनेट को लेके बात करूं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बच्चे उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चों का स्ट्रेस की बात है, वो नंबर ऑफ आवर्स जो स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसा प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि अगर एक जगह आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो आप बाकी जगह अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे, चाहे वो टीवी है, चाहे वो बाकी एंटरटेनमेंट है। तो एक बैलेंस ज़रूर बनाना पड़ेगा, और वही हम बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं। और जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात है या कोचिंग की बात है, मोस्टली क्या देखा जाता है, बच्चे आ जाते हैं ऑफलाइन क्लासरूम में, वहाँ पे पेरेंट्स का रोल नहीं रहता। लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो पेरेंट्स का रोल, मैं कहता हूँ, और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके सामने, उनकी नज़र के सामने आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और उनकी अंडरस्टैंडिंग कि वो सही कोर्स पढ़ रहा है, सही जगह टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं इंटरनेट में एक बार इंसान चला जाता है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन, मैसेज का, सोशल मीडिया का चलता रहता है। तो उस चीज़ को कंसोलिडेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब केबल टीवी आया था कुछ सालों पहले, कुछ
10 से 20 साल पहले तो एक बहुत होड़ मची थी कि केबल आ गया, अब तो सारा दिन टीवी चलेगा। हम बचपन में यही सोचा करते थे। एक बहुत ही ज्यादा उसकी यूजेज बढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि इसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, ऐसी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। तो इसी तरह जैसे ही इंटरनेट का प्रोविजन ज्यादा हुआ है तो एक ये इनिशियल जर्क जरूर आया है कि ये दिस इज हैपनिंग टू मच। लेकिन अगर आप आईटी इंडस्ट्री की बात करें, बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें जहाँ सारा दिन काम इंटरनेट का और स्क्रीन पे ही होता है, एंड दे आर वेरी वेल अवेयर। और ना मैं केवल आईज की बात करूंगा बट नॉर्मल बॉडी पोस्चर की भी बात करूंगा यहाँ पे, जहाँ सबको देखना जरूरी है कि छोटे बच्चे किस तरह बैठे हैं, कहीं वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नेक मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। बिल्कुल। डॉक्टर वोरा, जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, जिंदगी तो बदल गई है। किसी भी बीमारी को कहते हैं अगर आपको उसका सामना करना है तो पहले उसको स्वीकारना होता है, पहचानना होता है। अब नौबत यह आ गई है कि चूंकि बाहर नहीं जा सकते, लोगों की जिंदगी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर सिमट गई है। टीवी देखिए, फिर टीवी के बाद वो लैपटॉप पे आप क्लास करिए या काम कीजिए ऑफिस के लिए, मोबाइल पर फिर रिस्पॉन्ड कीजिए व्हाट्सएप पर। मतलब स्क्रीन टू स्क्रीन ये जो जिंदगी हो गई है, इससे कोप करना ही पड़ेगा। और उसके लिए मतलब एक सेकंड को आप सोचें तो बच्चे कहेंगे मजबूरी है, हम क्या करें, हमें तो ये करना ही है, हमें रिस्पॉन्ड करना ही है, हमें क्लासेस इस तरह से अटेंड करना ही है। क्या उनको हम सुझाव दे सकते हैं ऑन टाइम मैनेजमेंट? देखिए, बहुत जरूरी है कि बच्चों का डे को स्ट्रक्चर करके चलें। पेरेंट्स जो जिनके बच्चे छोटे हैं, स्पेशली पेरेंटल सुपरविजन जरूरी है। उसमें डे स्ट्रक्चरिंग में टाइम टेबल बनाकर बच्चों को क्लियरली बताया जाए, और जो बच्चे बड़े हैं वो खुद समझ के अपना पूरा का पूरा दिन सुबह उठकर शाम तक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको लिखकर उसको फॉलो करें। उसके अलावा अपने आप को बीच में मेंटली रिजुविनेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, या अपने आप को मेंटली हटा के पढ़ाई से कुछ देर के लिए अपने आप को बिजी करें, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो कोई ऐसा कॉमेडी का मूवी हो, सीरियल हो, म्यूजिक हो, कोई भी ऐसी चीज या कोई हॉबी हो या बोर्ड गेम्स होती हैं, इनमें से कोई भी चीज हो जिसमें आपका ब्रेन साथ साथ रिजुविनेट करे। और अपनी फैमिली के साथ सीरियल से अच्छा है कि बोर्ड गेम खेलें, वरना फिर वही हो गया, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे चले गए। तो बोर्ड गेम नहीं, मैंने एक तरफ जब पढ़ाई से आप थक जाते हैं तो उसके लिए वो है, और अगर स्क्रीन से हटके खेलें तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप बोर्ड गेम्स हैं, अगर आपके घर में पॉसिबिलिटी है तो कोई भी इस तरह की चीज, प्लांट्स का जैसे पता गार्डनिंग का शौक है तो वो पेरेंट्स को हेल्प करे, और पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। और कोई भी चीज जो जॉइंट फैमिली में इकट्ठी मिलकर खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड है, आजकल लूडो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, वापस आ रहा है, तो इस तरह की चीजें करके इंडल्ज करें। और कुछ नहीं तो बैठ के फोटोग्राफ देखें, जो सी चीजें आपकी पास में पॉजिटिविटी जिन्होंने दी है, जब उसको आप बार बार देखते हैं तो वो चीजें एक फैमिली के अंदर टुगेदरनेस बढ़ाती है और पॉजिटिविटी देती है। बिल्कुल, जो भी आपको जोड़े परिवार के साथ, उन लम्हों को अपने अंदर समेटिए। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, यही शायद अंतिम रास्ता है इस मुश्किल वक्त से गुजरने का। बाकी जो मजबूरी का हिस्सा है वो तो करना ही पड़ेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की मुसीबतों में कैसे आगे बढ़े, कैसे अभिभावक, पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे बच्चों को भी और जो लोग घर से काम कर रहे हैं उन्हें भी नए कदम अपने अंदर लाने होंगे ताकि ऊर्जा जिंदा रहे और हम इस वक्त से गुजर पाए। देखते रहिए आज तक।